नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। सच्चे प्यार में रूप रंग सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। कहानी को समझने के लिए पार्ट 1 जरूर देखें। मुझे पता है कि मेरी बेटी तुम्हें बहुत परेशान करती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उसके गुस्से को नज़रअंदाज कर दिया करो, क्योंकि वो दिल की बुरी नहीं है। कुछ देर ठहरकर वो फिर से बोली, वो पहले ऐसी नहीं थी। दरअसल उसके पिताजी ने मुझे मेरे सांवले होने की वजह से तलाक दे दिया था और लंदन चले गए और वहीं से एक फिरंगी औरत से शादी करके वहीं सेटल हो गए। उस समय पुष्पा महज 17 साल की थी और उसे उस बात का गहरा सदमा लगा था। उस दिन के बाद से उसे हर एक मर्द जो किसी औरत को उसके रंग, वजन या किसी भी तरह से जज करते हैं, उन पर उसे गुस्सा आने लगता है। आए दिन मुझे उसके स्कूल से कंप्लेन आगने लगी थी, इसीलिए मैंने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। लेकिन इतने सालों के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि उम्र के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ गया है। उसने मुझे ये भी बताया कि तुम बचपन में उसे उसके मोटापे के लिए चिढ़ाते रहते थे, जो उसे आज भी याद है। और तो और वो जब भी तुम्हें देखती है तो उसे अपने पिता यानी कि मेरे एक्स हस्बैंड की वो करतूत याद आ जाती है। चारू जी ने कहा, मैं तो वैसे ही डरा हुआ था और उस पर चारुलता जी ने ये बताकर मेरी घिघी ही बांध दी थी। मैंने घबराती हुई आवाज में चारुलता जी से कहा, मैम, जब आप सब जानती हैं कि वो मुझसे इस हद तक नफरत करती है और फिर भी आप मुझे इस नौकरी को छोड़ने से रोक रही हैं। चारुलता जी मेरी घबराहट देख मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि एक तुम ही हो जो मेरी बेटी की इस नफरत की बीमारी को दूर कर सकते हो, वरना वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे उस सदमे से बाहर निकालने में मेरी मदद करो, जिससे वो दुनिया को एक नए नज़रिए से देख पाए और लोगों के तानों को नज़रअंदाज करना सीख पाए। मैं मन ही मन सोच रहा था कि उस जंगली बिल्ली के गले में घंटा बांधने के लिए इन्हें कोई और नहीं मिला क्या? खामख्वाह वो मुझे इस पचड़े में लपेट रही थी। एक बार तो मन में आया कि उन्हें मना कर दूं और इस मनहूस नौकरी को भी छोड़ दूं, लेकिन उससे पहले कि मैं उन्हें मना कर पाता, उन्होंने मुझे एक ऐसा ऑफर दिया जिसे मैं चाह कर भी मना नहीं कर पाया, क्योंकि वो वही ऑफर था जिसकी वजह से मैंने हलवाई की नौकरी छोड़ के इस कॉरपोरेट सेक्टर में आया था। और वो ऑफर था चारुलता जी ने मुझे दिया था, वो था शादी। वो शादी मेरी पुष्पा से करवाएंगी। वो मेरी चारुलता जी की बातें सुनकर मैं उनकी लड़की को सुधारने के लिए राजी तो हो गया था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या करूं कि वो मुझे पसंद करने लगे और अपने मन में बसे उस नफरत को बाहर निकाल सके। अगले दिन ऑफिस पहुंचने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई तो देखता हूँ कि पुष्पा मैडम सारे ऑफिस के कर्मचारियों के साथ गेट पर ही खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही थी। उनको तो आज एक अच्छा बहाना जो मिल गया था मुझे सबके सामने जलील करने का। मैं ऑफिस में घुसते ही उन सब को इग्नोर करके अपने कैबिन की तरफ जाने लगा कि तभी एक भारी भरकम हाथ ने मेरा रास्ता रोक लिया और वो हाथ पुष्पा का था। पुष्पा चिल्लाते हुए बोली, ये तुम्हारी हलवाई की दुकान नहीं है जो तुम जब मन करे तब आओगे,
ये मेरा ऑफिस है और यहाँ पर आने का एक वक्त होता है। मैंने सर उठाकर देखा तो सारे ऑफिस के लोग मुझ पर हंस रहे थे और उधर पुष्पा जो मन में आए मुझे बके जा रही थी। तभी ऑफिस में चारुलता जी का प्रवेश होता है और वो वहाँ खड़े सारे कर्मचारियों को डांटते हुए कहती हैं, तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को कोई काम नहीं है? मैडम की फटकार सुनकर ऑफिस के सारे कर्मचारी वापस अपनी टेबल पर चले गए। उसके बाद वो पुष्पा की तरफ मुड़ी और बोली, ये क्या तरीका है अपने एम्प्लॉय से बात करने का? वो हलवाई जरूर था लेकिन आज वो इस कंपनी का एम्प्लॉय है तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उसके निजी जीवन को यूं ऑफिस में सबके सामने जलील करें। लेकिन मम्मी पुष्पा बीच में कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसकी मम्मी ने उसके बात खत्म करने से पहले ही वो बोली, कोई बात नहीं, इसने अगर ऑफिस आने में लेट भी किया है तो भी तुम्हें एक एम्प्लॉयर की हद में रहकर ही कुछ करना चाहिए था। मिस्टर राज, आप अपने कैबिन में जाइए और हाँ, आइंदा से लेट मत कीजिएगा। मैं अपनी टेबल की तरफ जाने लगा और जाते जाते मैंने पुष्पा के चेहरे पर वही पुराना खीज और चिड़चिड़ापन देखा। अभी कुछ देर ही शांत से टेबल पर बैठा था कि एक पियोन आकर बोला कि चारू मैडम ने आपको कॉन्फ्रेंस में बुलाया है अर्जेंटली। जब मैं कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा तो देखा कि वहां पर पुष्पा, उसकी माँ और उसके साथ थे 2 अंग्रेज और साथ ही हमारे कंपनी के कुछ चुनिंदा और खास कर्मचारी थे। पुष्पा ने सबको बैठने को कहा लेकिन मुझे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, तुमको यहाँ किसने बुलाया है? चारू मैडम बोली, पुष्पा, इसे मैंने बुलाया है और तुम इसे छोड़ो और जो बात कहने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है उस बात पर आओ। पुष्पा एक बुरा सा मुंह बनाकर एक बार फिर मेरी तरफ देखती है और फिर मीटिंग को शुरू करते हुए बोली, ये कॉन्फ्रेंस हमने आप सभी से एक अहम सलाह लेने के लिए बुलाया है क्योंकि मिस्टर रॉबर्ट और उनके बेटे मिस्टर रॉबर्ट जूनियर ने हमारी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, जिससे कि हमारी कंपनी एक रीजनल कंपनी से एक मल्टीनेशनल कंपनी में तब्दील हो जाएगी और यहाँ तक कि वो कंपनी में भी हमारे शेयर्स को ज़्यादा रखेंगे और ऑनरशिप भी हमारी रहेगी। लेकिन उनकी एक शर्त है कि कंपनी में जितने भी बड़े ओहदे हैं उन पर उनके अपॉइंट किए हुए आदमी ही होने चाहिए और हमारे जितने भी ओहदेदार कर्मचारी हैं वो इन्हें रिपोर्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी सैलरी वही रहेगी, सिर्फ आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। इतना सुनना था कि हमारे कंपनी के जितने भी ओहदेदार कर्मचारी थे उनके मन में तो लड्डू फूटने लगे और वो आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। इसके बाद जो हमारे कंपनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वे बोले, मैडम, हमें आपके इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो इसमें भी आगे चलकर हमारा ही फायदा है। मैं बाकी सभी कर्मचारियों की तरफ से आपके इस फैसले को सपोर्ट करता है। उसके बाद सब तालियां बजाने लगते हैं लेकिन मैं चुपचाप खड़ा था क्योंकि मुझे उनकी इस डील में कुछ धांधली महसूस हो रही थी क्योंकि मैं एक कर्मचारी के साथ साथ खुद भी एक बिजनेस कर चुका हूँ। माना मेरा बिजनेस छोटा था लेकिन इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा था कि अगर ये अंग्रेज कंपनी के बड़े ओहदे पर बैठ गए तो एक ना एक दिन ये कंपनी को पूरी तरह से टेक ओवर कर लेंगे। तभी चारुलता जी मेरी तरफ देखकर बोली, राज, तुम्हारा क्या
सोचना है इस बारे में। पुष्पा तुरंत ही अपनी माँ को देख चिढ़ते हुए बोली, माँ आपने इसे कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब आप हद कर रही हैं। चारुलता जी उसे बहुत ही शांति से समझाते हुए बोली, बेटा मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो प्लीज़ मुझे मत बताओ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, हाँ तो मिस्टर राज बोलिए, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर। उसके यूं अचानक से मुझसे पूछने पर मैं थोड़ा सा हकला सा गया था और ये देख पुष्पा समेत ऑफिस के सारे हेड मेरी खिल्ली उड़ाने लगे, लेकिन चारुलता जी ने मुझे शांत और ठंडे दिमाग से अपनी बात कहने को कहा। मैंने एक लंबी सांस ली और बोला, मैडम मुझे नहीं लगता कि आपको इनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा इतना कहना था कि पुष्पा समेत सारे HOD मेरे ऊपर बरस पड़े और मुझे अगनल बातें सुनाने लगे और पुष्पा ने फिर से एक बार मुझे सबके सामने हलवाई कहकर संबोधित किया, लेकिन चारू जी शांत बैठी रहीं और बोली, एवरीवन प्लीज कीप क्वाइट। हाँ तो मिस्टर राज आपको ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर रॉबर्ट का ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैडम की बात सुनकर सब खामोश हो चुके थे। पुष्पा भी अपनी चेयर पर वापस आकर बैठ गई थी। सब मेरी तरफ ही एकटक देख रहे थे। मैंने शांत मन से कहना शुरू किया, देखिए मैडम, मेरा तो यही मानना है कि जब भी कोई आदमी आपको आपके काबिलियत से ज़्यादा ऑफर करता हो तो जरूर उसके मन में कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होता है, और इस केस में मिस्टर रॉबर्ट ने एक बहुत ही बढ़िया दांव खेला है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह पहले किसी भी राज्य को हड़पने से पहले उसके मिनिस्ट्री को अपने कब्जे में लिया जाता है, उसी तरह आजकल किसी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए सबसे पहले उस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कब्जे में लेना पड़ता है। और एक बार इन्होंने अपने आदमी सभी बड़े पोस्ट पर बैठा दिए तो कुछ ही महीनों में वो इस कंपनी को अंदर ही अंदर कब आपकी कंपनी को अपनी कंपनी बना लेंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अक्सर छोटे कारोबारियों को ये गलती करते देखा है कि वो कम सैलरी की वजह से किसी भी अपरिचित को अपने दुकान में या अपनी कंपनी में रख लेते हैं और उसे हर वो छूट देते हैं जो मालिक का होता है, और धीरे धीरे वो आदमी उस कारोबार को समझकर खुद ही कारोबारी बन जाता है और वो आदमी जिसने उसे काम दिया उसकी कंपनी ठप हो जाती है। बाकी आप लोग जो उचित समझे। मेरी बात खत्म होते ही मैंने देखा कि सभी एकटक खामोशी से मेरी तरफ देखे जा रहे थे, यहाँ तक कि पुष्पा भी मेरी तरफ ध्यान से देख रही थी। फिर चारुलता जी अपने चेयर से उठी और फिर हम सबको संबोधित करते हुए बोली, वेल डन मिस्टर राज, नाइस एडवाइस। अच्छा तो आप सबने राज की बात को सुना और अब एक बार फिर से आप मुझे अपना मत बताइए। उसके बाद तो जो सबसे शॉकिंग बात हुई वो ये थी कि इतने दिनों में पहली बार पुष्पा मुझे सपोर्ट करती दिखी और मेरे सलाह को ही सही कहा, और उसकी देखा देखी बाकी सभी ने भी मेरे कहे बातों को ही अच्छा निर्णय बताया। उसके बाद चारुलता जी मिस्टर रॉबर्ट की तरफ मुड़ी और उन्हें कहा, सॉरी मिस्टर रॉबर्ट, हम आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप चाहें तो आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी कुछ शर्तें होंगी। उसके बाद तो मिस्टर रॉबर्ट का मुंह ही उतर गया और उन्होंने चारुलता जी से कहा कि उन्हें फिर से सोचने का एक मौका चाहिए, और इतना कहकर वो अपने बेटे मिस्टर जूनियर रॉबर्ट के साथ निकल गए।
उनके कॉन्फ्रेंस से निकलते ही चारुलता जी खड़े होकर मेरे सम्मान में तालियां बजाने लगी और उसी के साथ सभी HOD भी तालियां बजाने लगे, यहाँ तक कि पुष्पा भी। उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाद पुष्पा के व्यवहार में मुझे कुछ परिवर्तन नजर आने लगा था। उस दिन के बाद से उसने मुझे परेशान करना बंद कर दिया था, लेकिन उसने खुल के कभी मेरी तारीफ भी नहीं की थी। वो अब मुझसे एक प्रोफेशनल तरीके से पेश आती थी और बेवजह ना तो मुझसे उलझती और ना ही मुझ पर उसका ध्यान होता था। कभी कभी मुझे उसका वही पुराना रूप याद आने लगता था, क्योंकि वो मुझे परेशान करने के ही बहाने सही, लेकिन मुझसे बात तो करती थी। शायद उसके मन में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत का ही रिश्ता था, और अब जब वो भी खत्म हो गया तो उसने मुझे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था। उधर चारुलता जी मुझे और पुष्पा को मिलाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। वो अक्सर कोई न कोई बहाने से मुझे अपने घर बुला लेती थी, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर उन्होंने मुझ में ऐसा क्या देखा कि उन्होंने मुझ जैसे आम इंसान को अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया। एक दिन ऑफिस में मुझे देर तक रुककर काम करना पड़ गया था और मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर निकलना चाहता था। ऑफिस में सिर्फ मैं और दरबान ही बचे थे कि तभी मैंने देखा कि मेरे डेस्क के आगे चारू मैडम खड़ी थी और उनके दोनों हाथ मेरे डेस्क पर थे। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, अभी तक घर नहीं गए? मैम, आपकी बेटी ने इतना काम ही दे दिया है कि लगता है कि रात तक घर नहीं जा पाऊंगा। वैसे आप इतनी देर तक क्यों रुकी हुई हैं? मैंने मैम से पूछा। कुछ नहीं, यूं ही। मैम उदासी भरे आवाज में बोली, नहीं मैम, कुछ तो बात है। अगर आपको बुरा न लगे तो आप मुझसे कह सकती हैं। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। उसके बाद उनके अंदर का गुब्बार निकल के सामने आ गया और उन्होंने अपनी तकलीफ मुझसे बयां करने लगी। राज, पिछले कुछ महीनों से मैं पुष्पा को किसी लड़के से मिलते हुए देख रही थी, लेकिन मैंने पुष्पा की खुशी देख कभी उसके रिश्ते पर आपत्ति नहीं जताई। लेकिन पिछले हफ्ते मैंने ऑफिस आते वक्त उस लड़के को किसी और लड़की के साथ देखा। उस दिन के बाद से जब भी मैं पुष्पा को उस लड़के की हकीकत समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो अपनी ही जिद पर अड़ी हुई है। उसे लगता है कि मैं उसे उस लड़के के खिलाफ भड़का रही हूँ। आज तो उसने मुझसे यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको आपके प्यार ने आपके सांवलेपन के लिए छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी मेरा वरुण मोटी होने की वजह से छोड़ देगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन मुझे उसके उस बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे उसकी बेहद फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि वो भी उसी दर्द से गुजरे जो दर्द से मैं आज तक गुजर रही हूँ। इतना कहकर वो धम से कुर्सी पर बैठ गई और सुबक सुबक के रोने लगी। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और चारू जी की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, आप चिंता मत कीजिए, पुष्पा जी को मैं ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना आता है। वो मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। मैंने फिर अपने मन में चल रहे उस कुल बुलाते प्रश्न को पूछा। मैं बहुत दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा कौंध रही है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे पूछूं। चारू मैम बिना एक पल सोचे कहा, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है। मैंने एक लंबी सांस लेकर और सकुचाते हुए उनसे पूछा, मैम आपने मुझे ही पुष्पा से शादी करने के लिए क्यों चुना, जबकि आप तो रईस और खानदानी लोगों के घरों से रिश्ते आते होंगे।
चारुलता जी मेरे प्रश्न को सुनकर अपने सर को नीचे कर कुछ देर तक मौन बैठी रहीं। फिर उन्होंने सर को उठाया तो मैंने उनकी नम हुई आंखों को देखा और फिर उन्होंने कांपते होठों से कहा, बेटा, मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की है वो ही गलती मेरी बेटी भी करे। मैं कुछ समझा नहीं। आपने ऐसी कौन सी गलती की थी? मैंने हैरत भरे स्वर में पूछा। चारुलता जी बोली, बेटा, जब मैं जवान थी तब मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़का हैसियत में हमसे बहुत छोटा था और वो मेरे पिताजी के फैक्ट्री में सिर्फ एक मामूली वर्कर था। मेरे पिताजी बहुत ही मॉडर्न ख्यालों के थे और वो अमीर गरीब भी नहीं देखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर सच्चा प्यार हो तो दौलत और शोहरत कोई मायने नहीं रखती है। मुझे ये भी पता था कि अगर मैंने अपने पापा को इस बारे में बताया तो वो हमारे रिश्ते को जरूर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन फिर उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात पुष्पा के पापा से हुई। वो हमारे कंपनी में सिक्योरिटी इंचार्ज के पोस्टिंग पर नियुक्त किए गए थे और दिखने में बहुत ही हैंडसम और आकर्षक थे, और देखते ही देखते मैं उस लड़के को भूलती चली गई और पुष्पा के पापा के प्यार में पागल हो गई। उस लड़के ने कई बार मुझसे मिलने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने उसे हर बार तिरस्कार करके भगा दिया। मेरे सर पे मेरी दौलत और पुष्पा के पापा के आकर्षक जिस्म ने ऐसी घेराबंदी कर दी थी कि मैं उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाती थी। फिर कुछ दिन बाद मुझे एक खबर पता चली कि उस लड़के ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन मैं उस समय तक इतनी निष्ठुर हो चुकी थी कि उसकी मौत का भी मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। मैंने उसके कुछ दिनों बाद अपने पापा से जिद करके पुष्पा के पापा से शादी कर ली। उसके बाद की कहानी तो तुम जानते ही हो। एक बात याद रखना कि अक्सर दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर खुदकुशी करने वाले के पीछे कोई कातिल जरूर होता है। अब तुम समझे कि मैं क्यों चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी के जीवन साथी बनो, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में मुझे ये समझ आ गया है कि प्यार उससे करो जो तुमसे प्यार करता हो, उससे नहीं जिससे तुम प्यार करते हो। और मैंने तुम्हारे आंखों में मेरी बेटी के लिए वही प्यार देखा है जो कभी उस लड़के की आंखों में मैंने खुद के लिए देखा था। इतना कहकर वो चुपचाप धीमे कदमों के साथ ऑफिस से बाहर की तरफ निकल गई और मैं उनकी कही बातों के बारे में सोचता रह गया और मुझे ये भी समझ आ गया कि शादी तो मेरी भी एक ना एक दिन हो जाएगी, लेकिन अगर प्यार ना मिला तो एक दिन मुझे भी ऐसे ही अपने असफल शादी की कहानी किसी को सुनानी पड़ जाएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि मुझे पुष्पा पसंद थी, क्योंकि जिस दिन से मैंने उसे अपने दुकान पे देखा था उसी दिन से ही उसने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो महज एक आकर्षण नहीं बल्कि मोहब्बत थी, और उस मोहब्बत का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं उसके ऑफिस में काम करने लगा था, जबकि वो हर समय मुझे ताना देने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उससे मेरे लिए कोई ना कोई फीलिंग्स जरूर थी जिसे मैं भी समझ पा रहा था, जिसे मैं इतने नफरत माहौल में भी महसूस कर पा रहा था। लेकिन उस विस्फोटक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाद सब कुछ बदल गया था और तब उसने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू किया। उस समय मुझे एक अलग ही
तकलीफ महसूस होने लगी थी, मानो कोई मेरे दिल में सुइयां चुभो रहा हो। और जब पुष्पा की माँ ने अपनी आप बीती सुनाई तो मैंने खुद को पुष्पा के लाइफ में से उसी लड़के की जगह पाया जिसने पुष्पा की माँ के लिए खुदकुशी कर ली थी। लेकिन मैं इतना भी बुज़दिल नहीं था कि अपने प्यार को ऐसे ही किसी आवारा आशिक के हाथों बर्बाद हो जाने दूं। इसीलिए मैंने ठान लिया कि अब मैं पुष्पा को मेरी अहमियत का एहसास दिलाऊंगा और उसे ये महसूस कराऊंगा कि हमारे बीच सिर्फ नफ़रत का ही नहीं बल्कि प्यार का भी रिश्ता हो सकता है। और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूँगा। और उस दिन के बाद से मैं पुष्पा के दिए हर काम को बिना किसी गलती के और बिना झिझक के करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि पुष्पा को इस तरह उसके आगे पीछे काम करने वाले लोग अच्छे लगते थे। एक तरह से मैं उसका डोरमैट बन चुका था और सच कहूँ तो मुझे उसमें भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि हालात जैसे भी हों मुझे उसके करीब रहने का सुख प्राप्त होता आ रहा था, जिससे मैं बहुत संतुष्ट था। मैंने कई बार ऑफिस के लोगों को हम दोनों के बारे में बातें करते सुना था। लोगों ने हम दोनों के एक नाम भी दे रखा था, गुलाब जामुन। मैंने इस नाम को सुनकर जो अंदाज़ा लगाया था वो था कि जैसे गुलाब जामुन का रंग काला और उसका आकार गोल होता है, वैसे ही उन्हें मुझे काले आदमी और पुष्पा के मोटापे को देखकर ये नाम दिया होगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये नाम सुनकर चिढ़ नहीं होती थी, क्योंकि मजाक में ही सही लोग हमें एक नाम से जो पुकारते थे। फिर आई वो घड़ी जब मुझे पुष्पा को अपनी अहमियत दिखाने का अवसर मिला। दरअसल हुआ यूं कि हमारे कंपनी के मैनेजर एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए और डॉक्टर ने उन्हें 6 महीने के लिए बेड रेस्ट करने को कहा, क्योंकि उनकी चोट उनकी रीढ़ में लगी थी। अगले ही दिन पुष्पा ने एक ज़रूरी अनाउंसमेंट, कंपनी में टेम्पररी मैनेजर के तौर पर एक बंदा चाहिए जो कि घायल हो चुके मैनेजर का अल्टरनेट होगा जब तक कि वो वापस ठीक होकर ना आ जाएं। और उसके लिए जो इंटरव्यू होगा वो खुद हमारे मौजूदा मैनेजर लेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो भी 2 दिन के बाद। और अगर उस बंदे ने इस दौरान अच्छा प्रदर्शन किया तो उसे हमारे मौजूदा मैनेजर के आने के बाद असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे दी जाएगी। उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है वो आपको कल नोटिस बोर्ड में मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट। इतना कहकर पुष्पा ने अपनी लंबी चौड़ी स्पीच खत्म की और उसके जाने के बाद मुझे उसकी स्पीच की पावर साफ साफ दिखने लगी, क्योंकि उस दिन कंपनी का सुस्त से सुस्त कर्मचारी भी किसी रोबोट की तरह काम कर रहा था। सच कहूँ तो मैं भी बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। पुष्पा की नज़रों में हीरो बनने का आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन से मेरी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पे आनी शुरू हो जाएगी। उस दिन ऑफिस में जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा तो देखता हूं कि सारे के सारे बंदे कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर एक कतार में लाइन से बैठे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैंने भी सोचा कि जाकर मैं भी लाइन में खड़ा हो जाता हूं, लेकिन फिर सोचा कि वहां पे जाके बैठे रहने से अच्छा है कि मैं अपने कुछ पेंडिंग काम खत्म कर लेता हूं। और फिर मैं अपने काम में लग गया। बीच बीच में न्यासी मेरी नज़र इंटरव्यू के कतार पर भी रहती और मैं देखता कि कतार धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। इधर मैंने अपना आज का सारा काम भी खत्म कर लिया था
उसके बाद मैं अपने डेस्क से उठा और जाकर मैं भी कतार में शामिल हो गया, लेकिन अब मेरे आगे सिर्फ एक बंदा ही बचा हुआ था। वहां बैठने पर मैंने महसूस किया कि जो भी लोग कॉन्फ्रेंस हॉल से निकल रहे थे उनके चेहरे लटके हुए थे, मानो किसी ने जमकर उनकी क्लास ली हो। उनके यूं उतरे हुए चेहरे देखकर एक बार तो मेरा भी आत्मविश्वास डगमगा सा गया था। आखिर में मेरी बारी आई और मैंने हॉल में प्रवेश किया और मैंने देखा कि कॉन्फ्रेंस में 2 कुर्सियां पर दोनों माँ बेटी बैठी हुई हैं और बीच में एक ऐसा इंसान जिसे देखकर मैं चौंक गया। तो दोस्तों, क्या पुष्पा मेरे प्यार को समझ पाएगी? क्या पुष्पा और मैं एक साथ अपनी पूरी जिंदगी प्यार के साथ बिता पाएंगे? देखने के लिए इस कहानी का अंतिम भाग 3 जरूर देखिएगा। थैंक यू।